स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 5 के लिए मिले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई कर ली थी, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा मेन हमने जो पढ़ाई की थी वो हमारी थी कि भाई एक चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद अलग अलग केसेस पढ़े। अगर वो 0 डिग्री पे एंटर करता है तो क्या होता है, अगर वो 90 डिग्री पे एंटर करता है तो क्या होता है, अगर वो आर्बिटरी एंगल पे एंटर करता है तो क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज का टॉपिक हमारा क्या नया है? आज का टॉपिक हमारा है कि अच्छा, जाते जाते हम लोगों ने याद होगा पढ़ा था कि अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो उस पर भी फोर्स लगती है। चार्ज पे तो लगती ही है लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी लगती है। अब आज हमें पहली बात तो उस फोर्स के फॉर्मूले को डिराइव करना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो कितनी फोर्स उस पर लगेगी। उस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि उसी फॉर्मूले से, उसी के मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारे पास टॉर्क लगता है एक कॉइल पे भी। ठीक है ना, थोड़ा सा आओ उसको बात करते हैं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे पास एक वायर है और इस वायर की लंबाई L है और इस L लंबाई वायर में I अमाउंट ऑफ करंट जो है वो एंटर कर रहा है या पास हो रहा है। और इस I अमाउंट ऑफ करंट वाली वायर में हम लोगों ने क्या किया है, एक इसके आसपास मैग्नेट। अब अगर हमने इसमें करंट पास करा है तो इसे खुद की मैग्नेटिक फील्ड तो होगी और हमने इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रखी है जो कि करंट के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, जो कि करंट के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस हिसाब से हम सब जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा और फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी क्रॉस बी तो होता ही है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के रख लेते हैं। ऑल्सो इस पूरी वायर में कितने चार्ज हैं वो है n नंबर ऑफ चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल्सो n यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल्सो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस हिसाब से अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, मतलब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हो, इलेक्ट्रॉन्स। मान लो मुझे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने हो, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे, n इंटू में मैं क्या कर दूंगा, वॉल्यूम। अब इस वायर की वॉल्यूम अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो तो ये इसकी लंबाई है, एरिया a है और लेंथ कितनी है इसकी, l। एरिया इसका a है, लेंथ इसकी कितनी है, l। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हो तो वॉल्यूम हो जाएगी AL। कैसे, सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है AL। तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए NaL। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाते हैं NaL। ठीक है ना। अब यहां पे अगर मुझे निकालना हो टोटल चार्ज, अगर मुझे यहां पे कैलकुलेट करना हो टोटल चार्ज, जिसको मैं Q बोल देता हूं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं अगर मैं उससे e को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q। तो बेसिकली Q हमारे पास आ जाएगा -e और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, NaL। तो कुल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो तो हमारे पास NaL हो गया और हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -e NaL। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। बस पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्यू वी क्रॉस बी था। तो क्यू वाले हिस्से की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, -e NaL और v क्रॉस बी की जगह v क्रॉस बी ही रहेगा, v क्रॉस बी की जगह v क्रॉस बी ही रहेगा। इस हिसाब से अब हमारे पास एक फॉर्मूला हमें छोटा सा लगाना है, बस वो क्या है आओ समझे। तो यहाँ पे L एक वेक्टर क्वांटिटी है और V भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमने 11th क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट का एक
नियम, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v एक वेक्टर जिसको मैं बाहर ला सकता हूँ और l को मैं अंदर ले जाता हूँ, तो ENAL, अगर मैं v को बाहर लाता हूँ और n को अंदर लेके जाता हूँ तो शायद आपको याद होगा कि हमें बाहर एक माइनस लगाना पड़ता है। अब पहले से ही माइनस बाहर है तो वो प्लस हो जाएगा। आई रिपीट, मैथ्स का एक नियम है, वेक्टर मैथ्स का एक नियम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर कोई एक क्वांटिटी वेक्टर की अंदर लेके जाना चाहते हो और दूसरी को बाहर लाना चाहते हो तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, और बाहर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा। अब जो फोर्स है वो आ गया ENAVD, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है L क्रॉस B। अब ENAVD क्या होता है, तो आंसर है I। ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि I इज इक्वल टू ENAVD होता है, और यहाँ से VD तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो कुल मिला के फोर्स हमारे पास आ जाएगा I L क्रॉस B। कुल मिला के जो फोर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी I L क्रॉस B। कुल मिला के जो फोर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी I L क्रॉस B। और यही फॉर्मूला हम लोगों को बेसिकली डिराइव करना था कि एक वायर पे जो फोर्स लगती है, एक वायर पे जो फोर्स लगती है, जब हम उसको किस में रखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और उसमें करंट I जा रहा हो, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है I L क्रॉस B। और वो I L क्रॉस B हम लोगों ने फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं वो डिराइव भी कर दिया है। फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, I L क्रॉस B के हिसाब से। इसके आप अलग अलग केस बना सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपकी फोर्स जो है वो आ गया I L B साइन थीटा। जो फोर्स आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है, I L B साइन थीटा। यानी कि फोर्स का फॉर्मूला I L क्रॉस B तो है ही, साथ ही साथ I L B साइन थीटा है, वो तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोल सकते हैं। डन। तो यानी एक चार्ज पे, जब एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगती थी QV क्रॉस B, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया था, उसको बस हमने समझा था। लेकिन जब एक वायर हमारे पास होती है और उस वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है I L क्रॉस B या फिर I L B साइन थीटा। I क्या है, कितना करंट उसमें से जा रहा है, B क्या है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड, और L क्या है, उसकी लंबाई, लेंथ एलिमेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो डायरेक्शन, तो B की डायरेक्शन तो आपको गिवन ही होगी, लेकिन डायरेक्शन जो L वेक्टर है, डायरेक्शन जो L वेक्टर है, L वेक्टर क्या है, L वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो होगी बराबर डायरेक्शन ऑफ करंट के। यानी जहां करंट जा रहा है हमारा जो L वेक्टर है वो वहीं जा रहा होगा, जहां पे भी हमारा करंट है हमारा L वेक्टर वहीं जा रहा होगा, तो उस हिसाब से हम L वेक्टर की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, डन है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया I L क्रॉस B या फिर I L B साइन थीटा, जिसके आप अलग अलग केसेस कर सकते हो। जैसे कि अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, एंगल 0 डिग्री हुआ तो फोर्स नहीं लगेगी, ऐसे ऐसे करके आप वो केस तो बना सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स, एंड उसके साथ साथ हमारे पास डिफाइन करना है हमें 1 एम्पियर भी, उसके साथ साथ हम लोगों को डिफाइन करना है 1 एम्पियर भी। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे को पहले डायग्राम समझना होगा, ये क्वेश्चन ही समझना होगा, टॉपिक ही समझना होगा क्या है। चलो इसको छोड़ो, आप मुझे बताओ अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक वायर है और उसमें करंट दौड़ रहा है, उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे जब करंट पास कराएंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। इसको हमने समझा भी क्यों, क्योंकि ये जो वायर है इस पे हमारे पास, इस पे हमारे पास, इस पे हमारे पास, इस पे हमारे पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, दो पैरेलल वायर्स है मेरे पास दो पैरेलल वायर्स है जिनकी लंबाई इनफाइनाइट है। अगर मैं उन दो पैरेलल वायर्स को एक दूसरे के साथ रखता हूं, अगर मैं उन पैरेलल वायर्स को एक दूसरे के साथ रखता हूं, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या उन दोनों पे फोर्स लगेगी, क्या ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। दो पैरेलल वायर्स को जब एक दूसरे के साथ रखा जाएगा तो क्या ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी बताओ। और अगर करेंगे तो आपके मन में कारण भी होना चाहिए, आपके पास कारण भी होना चाहिए कि दो पैरेलल वायर्स में अगर करंट दौड़ रहा है, मान लो करंट यहाँ पे दौड़ रहा है I1,
और यहाँ पे दौड़ रहा है I2। अभी तक क्या था भाई, अभी तक था कि एक वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब दो वायर्स हैं और दोनों वायर्स में क्या दौड़ रहा है, करंट। अब आप बताओ क्या ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे? तो आंसर है यस। कैसे? पहली वाली जो वायर है, मान लो पहले किसी एक को तो रेफरेंस में लेना ही पड़ेगा, तो पहली बात तो पहली वाली जो वायर है वो अपने आसपास राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस प्रकार से चलेगी, यहां से इनवर्ड आ गई और यहां से आउटवर्ड आ गई। अब सवाल ये उठता है बच्चों, सवाल बहुत सिंपल सा है, सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास एक वायर है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड यहां से इनवर्ड है और यहां से आउटवर्ड है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अब आप इस वायर को अगर इमेजिन मत करो, भूल जाओ, तो ये केस क्या हो गया, एक वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो वही वाला केस हो गया, ये तो यही वाला केस होगा कि एक वायर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। बस फर्क ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ही बन रही है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले तो निकालना है कि ये कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ एक दूसरे पर लगाएंगे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम L ले लेते हैं या D ले लेते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी ने शायद D लिया हुआ है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट चलो कोई नहीं, D ले लेते हैं, ठीक है। करंट जा रहा है I1 और I2। अब ये कितनी फोर्स लगाएंगे? जो पहली वाली वायर है, फॉर वायर फर्स्ट अगर मैं बात करूं, पहली वाली वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी? तो आंसर है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी, या म्यू नॉट I1 कह लेते हैं अपॉन में 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। ये वाली वायर इस वायर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड दे रही होगी? म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई डी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन वायर सेकेंड, वायर सेकेंड पे फोर्स कितनी लग रही होगी? तो वायर सेकेंड पे जो फोर्स का फॉर्मूला है वो है I LB साइन थीटा। तो फोर्स जो सेकेंड वायर पे लग रही होगी वो कितना करंट उसके अंदर दौड़ रहा है, वो है I2। L मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके जा रहा हूं क्योंकि हमें फोर्स नहीं निकालनी, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। तो ये फोर्स पर यूनिट क्या हो गया? लेंथ। अब जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाली वायर की होगी। क्यों भाई? क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं कि फर्स्ट वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंड वाली वायर पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो फर्स्ट वाली वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाले पे फोर्स अप्लाई करेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड ली है वो कौन सी वायर की ली है? तो आंसर है वो हमने सेकेंड वायर की पे जो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दी है। कैलकुलेट करके लिख दिया मतलब लिख देंगे, सॉरी। साइन थीटा कितना है हमारे पास, बता दो जल्दी से। आंसर है 90। क्यों? इस वाली वायर में एंगल किसके बीच का होता है? L और B का। L क्या है मैंने ही बताया, जहां पे करंट जा रहा हो, तो इसका लेंथ एलिमेंट ऊपर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। लेंथ एलिमेंट ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो लेंथ एलिमेंट ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो एंगल कितना हो गया? 90। तो I2 और जो B1 है हमारे पास कितना है? वो है म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ करंट का इन टर्म्स ऑफ फोर्स, या फोर्स का इन टर्म्स ऑफ करंट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में डी। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में डी। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला यहां से हम लोग डिराइव कर लेते हैं, यानी ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ जाता है। अब आप बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी 11th क्लास या 9th क्लास याद है, अब आप मुझे बताओ, अगर फर्स्ट वाली वायर पे फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी, तो क्या I1 पे भी इतनी फोर्स लगेगी?
तो आंसर है यस, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली जो फोर्स फर्स्ट वाले पे लगेगी पर यूनिट लेंथ वो भी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय डी ही लगेगी उसको भी। और अगर आप मान लो कैलकुलेट करके भी देखना चाहते हो तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले की आ जाएगी और करंट जो फर्स्ट वाले का आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो I1 I2 ही हो जाएंगे ना एट द एंड, तो वो सेम रिजल्ट होगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट वाली वायर और फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकंड वाली वायर दोनों के लिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू में I2 अपॉन में डी। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इसके लिए मैं आपको सोचने के लिए समय भी देता हूँ। आप मुझे बताओ, ये जो दोनों वायर्स हैं अगर इनमें करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल, और अगर इनमें मैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा दूं यानी एक में ऊपर और एक में नीचे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल। जल्दी से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोच के बताओ क्या होगा। हाँ जी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी। अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो फिर क्या होगा? सोचा? पक्का? डन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया? लाइव चैट वाली जगह पे नहीं, कमेंट सेक्शन में। टाइम स्टैम्प बांध दो, टाइम स्टैम्प पे 16 मिनट कुछ अपना 16 मिनट 40 सेकंड मान लो। पेल दिया आंसर? पक्का? चलो जी ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर आपने दे दिया होगा। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर मैं बात करूं सेम डायरेक्शन में करंट है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ऐसा क्यों है भाई? कारण भी तो पता होना चाहिए, याद तो कर ही लेंगे। पहली बात तो अगर आपने अपने आप से आंसर दिया तो शायद सही दिया होगा, बट कारण भी तो पता होना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं जब करंट सेम डायरेक्शन में, और जब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आओ जरा इस बात को समझते हैं। अगर एक वायर में करंट जा रहा है ऊपर और इस वाली वायर में भी करंट जा रहा है ऊपर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो हमारे लिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इनवर्ड। और ये वाली जो वायर है जब इसमें करंट जाएगा तो ये जो मैग्नेट, ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं होगी, लेकिन ये बनाएगी आउटवर्ड। यानी कि अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, इसमें करंट ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, तो ये वाली वायर इधर मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड बना रही है तो यही वाली वायर इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाएगी। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में जो आएगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एक अगर नॉर्थ बनाएगा दूसरा साउथ बनाएगा। लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे बात करें तो शायद कॉमन सेंस है कि अगर इस दोनों वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। तो दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाएगी इन बिटवीन दी वायर्स, और अगर सेम डायरेक्शन में आ गई तो दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों, और यही कारण है, अगर आप याद करें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आप चाहो तो लिख लेना, कि जब हम एक सोलेनॉइड में करंट पास कराते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो और पास क्यों आते हैं? सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है लेंथ वाइज? तो वाई सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज व्हेन वी पास करंट थ्रू इट। तो आंसर है उसमें भी तो क्या होता है, हर एक वायर में करंट सेम डायरेक्शन, हर एक वायर में करंट सेम डायरेक्शन, हर एक वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है।
अब अगर हर एक वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाता है तो एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, वो एक दूसरे को हर एक बार अट्रैक्ट कर लेती हैं, है ना। इसका असली रीजन वैसे हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि एक सोलेनोइड एक्चुअली में छोटी छोटी मैग्नेट्स बनाता है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, हर एक लूप छोटी छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। डन है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से सेकंड वाली वायर पे फोर्स लगेगी, और कितनी फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ, वो होगी μ0/2πI1I2/d। और ऐसे ही एक दूसरी वायर भी पहली वाले पे इतनी ही लगाएगी, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम डायरेक्शन में है तो वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगी। डन। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा शीट है, एक्स्ट्रा शीट तो ऐसे कह रहा हूं मैं, देख लो। चलिए ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगेन इस वाले हिस्से के, इस वाले जो हम ये काम करने जा रहे हैं, इसके दो रूप हैं, दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक लूप पे टॉर्क लगाएगी कि नहीं लगाएगी, लगाएगी तो सही, वो तो यहाँ लिखा है। और दूसरा है कि वो कितना टॉर्क लगाएगी, वो हमें कैलकुलेट भी करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, और फिर हम उस टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम बहुत रफली ये समझ लेते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर लूप या सर्कुलर लूप में हम करंट पास कराते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है कि नहीं लगता है, और टॉर्क लगने के लिए क्या शर्त, ये मैं मिटा दूंगा क्योंकि मैं बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये हमारे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है ना। और हमारे पास यहां पे एक लूप है और इस लूप में ए बी सी डी, और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, लेट से इसको आप क्लॉकवाइज कह लो, है ना, या ए से बी से सी से डी से ए ऐसे फ्लो हो रहा है। अब एक सवाल है, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच इस करंट कैरिंग लूप को रख दूंगा तो आपको सिर्फ यस या नो में बताना है कि आपके हिसाब से टॉर्क लगेगा कि नहीं, मतलब आपके हिसाब से ये कोई टॉर्क एक्सर्ट करेगा कि नहीं। तो आंसर है बताओ, और कारण पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो कारण नहीं पता तो फिर आपने तुक्का मार दिया तो फिर वो गलत है। आप बताओ कारण के हिसाब से क्या टॉर्क एक्सर्ट होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई, टॉर्क एक्सर्ट होगा कि नहीं होगा। तो आंसर है टॉर्क एक्सर्ट कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से फोर्स वगैरह की डायरेक्शन की बात की थी। तो ये मेरे पास, मैं दो ये ले लेता हूँ। अब हमारे पास डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अगर मैं ए बी वायर की बात करूं तो करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, दिख रहे होंगे दोनों आपको। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ है और करंट ए से लेके बी में ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आई बी, ये आई बी है, ये करंट है और ये बी है, तो लेंथ भी इधर होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एल क्रॉस बी। तो आई जहां है वहीं पे लेंथ एलिमेंट है, तो ये एल हो गया और ये बी हो गया, तो ऐसे जाएंगे एल क्रॉस बी, ऐसे जाएंगे एल क्रॉस बी, ऐसे जाएंगे एल क्रॉस बी, तो अंगूठा अंदर आ जाएगा। ये एल है ये बी है, एल क्रॉस बी एल क्रॉस बी, ऐसे जाएंगे तो अंगूठा अंदर आ गया। दोबारा से, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है नॉर्थ से साउथ, करंट ऊपर। अभी मैं ए बी वायर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ए बी वायर की बात कर रहा हूँ, तो ए बी वायर में लेंथ ऊपर है करंट इधर है, तो एल क्रॉस बी एल क्रॉस बी, ऐसे करने से अंगूठा अंदर आ गया, अंगूठा अंदर आ गया, तो ए और बी वाली वायर पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी। ए बी वायर पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगी। अब ऐसे ही बात, अच्छा अभी फिलहाल बीसी और एडी में तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्यों? बीसी और एडी में फोर्स क्यों लगेगी, इसका आंसर दो।
BC और AD में फोर्स इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक, इस केस की बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और उसमें लेंथ एलिमेंट भी उधर ही है, बिकॉज जहां करंट जाता है वहीं पे लेंथ एलिमेंट जाता है। और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I L×B। तो L और B के बीच में एंगल 0 हो गया, तो ILB साइन 0 हो गया। साइन 0 0 होता है, हटा दो, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, टाटा बाय बाय। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल BC और AD पे तो कोई फोर्स या एक्सर्ट नहीं हो रही है। चलो अब हम बात करते हैं CD की। अब CD में जो करंट जा रहा है वो नीचे है, CD में जो करंट जा रहा है वो डाउनवर्ड है और इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां करंट होता है वहीं पे लेंथ एलिमेंट होता है, जहां पे करंट होता है वहीं पे लेंथ एलिमेंट होता है। तो L×B, छोटे एंगल से जाते हैं, L×B, L×B, L×B। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो फोर्स आएगी, दोबारा से नहीं समझ में आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है, बिकॉज करंट नीचे तो लेंथ एलिमेंट नीचे ही होगा। तो L×B, अंगूठा बाहर आ गया, तो फोर्स आ जाएगी आउटवर्ड। जो फोर्स है वो हमारी बाहर के डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। जो फोर्स है हमारी वो बाहर के डायरेक्शन में यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, आउटवर्ड। ओके डन, पक्का। अब बताओ, चलो अब आप इसको मैं यहाँ पे एक शीट से समझा देता हूँ। मान लो ये इससे समझते हैं, ये रहा, ये हमारा फिर से माउस पैड हमारे बहुत काम आता है ये यहाँ पे इससे समझ लेते हैं। चलो मान लो ये हमारे पास एक शीट है, ये A है, ये B है ना, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब ये ABCD हमारे पास, इसके 4 हमारे पास हिस्से हैं। अब आप इस वाली वार और इस वाली वार को तो भूल ही जाओ, इस पर तो कोई फोर्स ही एक्सर्ट नहीं हो रही। चलो अब हम बात करते हैं AB और CD की। अब अगर मैं AB और CD की बात करूं तो AB वाली वार पे फोर्स कहाँ लग रही है, इनवर्ड, तो इस पे फोर्स आ गई इनवर्ड और इस पे फोर्स आ गई आउटवर्ड। अब समझदार बच्चा क्या सोच रहा है, अगर इस पे फोर्स आ गई इनवर्ड और इस पे आ गई आउटवर्ड तो ये घूम जाएगा, है ना यार। इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ये। अगर इस पे फोर्स लग रही होती इधर और इस पे लग रही होती इधर तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन एक लग रही है इनवर्ड और एक आउटवर्ड, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो इसको वो घुमा देंगे। तो ये तो बात सिंपल है कि भैया इस पे टॉर्क तो लगेगा। यानी जब भी हम एक करंट कैरिंग लूप को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे क्या तो लगेगा, टॉर्क तो लगेगा। ये तो तय हो गया, ये तो तय हो गया। तो आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं। एग्जाम में वैसे ये सवाल तो नहीं आएगा कि बताओ टॉर्क लग रहा है कि नहीं, टॉर्क की डेरिवेशन मेनली आती है, लेकिन फिर भी पहले समझना बहुत जरूरी है कि टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको हम एक बार ही कहीं पे आप चाहो तो ओरली लिख सकते हो कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर current carrying conductor is kept in magnetic field, whenever current carrying conductor is kept in magnetic field, it experience some force and direction of force on the loop, and direction of force on the loop is in such a way that it exerts torque, is in such a way that it exerts torque as force in given case on wire AB is inward and force on CD is outward with a different line of actions, with a different line of action, ये बहुत जरूरी है, with a different line of actions due to which there will be some torque on the coil, due to which there will be some torque on the coil, जिसकी वजह से कॉइल पे हमेशा एक टॉर्क एक्सर्ट होगा। अब टॉर्क एक्सर्ट होने से क्या होता है, क्या आपको पता है हमारे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो सब इसी प्रिंसिपल, ऑल दो हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में नहीं पढ़ना, वो हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, हमें तो गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। लेकिन जितने भी हमारे घर में ऐसी कोई भी एक चीज आप इमेजिन करो जो करंट पास करने पे घूम रही है, कोई भी एक चीज, चाहे वो हमारे घर में लगा हुआ पंखा हो, चाहे वो CD प्लेयर हो, चाहे वो हमारी रैम हो, चाहे वो पानी की मोटर हो, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो जो कि एक पंखा ही है, तो वो तो कुछ अलग नहीं हुआ। कोई भी चीज, बच्चे के खिलौने में कुछ पार्ट लगाओ, कोई भी चीज हमारे घर में जो करंट पास कराने पे घूम रही है,
जो रोटेट हो रही है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, तो आंसर है एक चीज लगी हुई है विच इज इलेक्ट्रिक मोटर। और उस सारी इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल यही है कि जब भी हमें करंट कैरिंग लूप को, एक क्लोज्ड लूप को जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर हमेशा एक टॉर्क एक्सर्ट होगा, और वो जो टॉर्क है वो किसके बराबर होगा ये हम अगले क्लास में फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे बिना साइन थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, और इसका अगला लेक्चर जिसमें हम एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ के चैप्टर समाप्त कर देंगे। यानी 2 लेक्चर इसके और आएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है पहले कि टॉर्क लगता भी है कि नहीं, तो टॉर्क तो लगता है, कितना लगता है उसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे अगले क्लास में। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला आएगा, बिना साइन थीटा, बानी साइन थीटा, निब्बा साइन थीटा, जो भी आप कह लो, जो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।